नमस्कार, सुप्रभात सभी बालिकाओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे आधुनिक भारत कहते हैं, जिसका समय है 1761 से 1971 तक का, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व या भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, उसी कड़ी के रूप में आज हम उस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसका मुख्य टॉपिक जो आज पढ़ेंगे वो है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध है हमारा, जो महत्वपूर्ण इतिहास की कड़ी में एक आधार बनता है अंग्रेज़ों के भारत में आगमन के लेकर और यहाँ पर उनका व्यापारिक से राजनीति में हस्तक्षेप करने के आधार के लिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम प्लासी के युद्ध को अगर समय से देखें तो 23 जून 1757 का ये घटनाक्रम है, जिसे हम इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो उस युद्ध को पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम प्रस्तावना के रूप में हमने पढ़ लिया वैसे कि अलीनगर की जो संधि हुई थी, अलीनगर, उस अलीनगर की संधि के द्वारा नवाब पर अंग्रेज़ों ने जो संधि समझौते या शर्तें थोपी, शर्तें वो अपने आप में महत्वपूर्ण थी, जिसके आधार पर नवाब, जो बंगाल का नवाब था, उसने युद्ध करना ही ज़्यादा उपयुक्त समझा। लेकिन फिर भी यहाँ माना जाता है कि प्लासी के युद्ध के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। प्लासी के युद्ध के पीछे अनेक कारण थे, जिनमें मोटे तौर पर हम 3 कारणों का अध्ययन करेंगे कि आखिर प्लासी का युद्ध जो हुआ उसके पीछे मेजर मुख्य जो थे वो 3 कारण कौन कौन से थे। तो शुरुआत करते हैं हम कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, बंगाल के नवाब कौन, सिराजुद्दौला, वह ब्रिटिश कंपनी जो थी उसकी तरफ से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, 23 जून 1757 को। तो इसके कारणों में पहला कारण है संधि की शर्तों का पूरा न होना। देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने युद्ध का जो बहाना ढूंढा, उसमें सबसे पहला बहाना क्या लगाया कि संधि शर्तों का पूरा न होना। अर्थात संधि शर्तों में ये रखा गया कि संधि शर्तें जो नवाब पर लागू की गई थी, उन शर्तों को नवाब ने क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो संधि शर्तों को पूरा न करना, ये भी एक युद्ध का कारण था जो नवाब पर थोपा गया कि नवाब ने जो संधि शर्तें रखी गई थी उनको पूरा नहीं किया। तो संधि शर्तों का पूरा नहीं करना या न होना। दूसरा, अंग्रेज़ों के द्वारा नवाब पर दोषारोपण। दूसरा पक्ष भी अंग्रेज़ों की तरफ से ही है कि अंग्रेज़ों के द्वारा, किनके द्वारा? अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर दोषारोपण। दोषारोपण का तात्पर्य यहाँ पर है कि शासन ढंग से नहीं चला पा रहा है या किसी प्रकार की त्रुटि दिखाकर उसको पद से हटाने के लिए योजना बनाना और उसमें कमियां ढूंढना, वो दोषारोपण के रूप में बताई गई है कि अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर कई प्रकार के दोष लगाए गए, जो दूसरा कारण माना जाता है। और तीसरा और अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण है वो इस युद्ध का है नवाब के विरुद्ध अंग्रेज़ों के षड्यंत्र, जिन्हें गुप्त षड्यंत्र भी कह सकते हैं। नवाब के विरुद्ध अंग्रेज़ों के षड्यंत्र। अंग्रेज़ों ने क्या रचे? षड्यंत्र रचे। अंग्रेज़ों ने क्या रचे? षड्यंत्र रचे। उन षड्यंत्रों के आधार पर उन्होंने नवाब को गद्दी से हटाने के लिए नवाब के जो सहयोगी थे उन्हें अपनी ओर मिला लिया और उनको लालच, लोभ और प्रलोभन देकर युद्ध में एक मात्र दिखावे के लिए उनको खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से ये 3 कारण थे जिनके आधार पर प्लासी का युद्ध आगे बढ़ता है। तो 3 कारण याद रहे। पहला, संधि शर्तों का पूरा न होना। किसकी तरफ से? अंग्रेज़ों का कहना था कि नवाब ने संधि शर्तों में जो बातें तय की गई थी, 5 बातें, वो उन्होंने क्या नहीं की, पूरी नहीं की।
दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा नवाब पर यह दोष लगाया गया कि वह शासन विधिवत रूप से नहीं चला रहा है। तीसरा ये कि नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों ने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो ये 3 कारण उसके युद्ध के बनते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। अब आता है नंबर 2 पे युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध का घटनाक्रम, तो देखिए दूसरा है युद्ध का घटनाक्रम। प्लासी के युद्ध की घटनाएं, इनको क्या नाम देंगे? प्लासी के युद्ध की घटनाएं, कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे ये युद्ध चला और किस प्रकार रहा। तो ध्यान से सुने, घटनाओं को हम मौखिक रूप में बता रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा 19 जून 1757 को कटवा पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने देखो शुरुआत कहाँ से कर दी, 19 जून को, 19 जून 1757 को क्या किया? कटवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ से अधिकार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहीं से ये कहा जाता है कि युद्ध की शुरुआत या युद्ध की घटनाएं आरंभ होने लगी। सूचना मिलते ही नवाब भी सेना लेकर आगे बढ़ा। दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने आ डटी। तो बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है प्लासी, और प्लासी नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आ डटी, इसीलिए इस स्थान के नाम से ही इस युद्ध का नाम क्या रखा गया? प्लासी का युद्ध। तो दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी नामक स्थान पर आ डटी, जिसमें नवाब की सेना में, अब देखिए दोनों सेनाओं में या दोनों पक्षों में कितने कितने सैनिक थे और किस प्रकार युद्ध की व्यूह रचना रची गई थी। तो दोनों सेनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम हम करते हैं नवाब की, जिसमें नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे और क्लाइव के पास ओनली यानी 800 यूरोपीय तथा 2200 भारतीय सैनिक थे। तो देखिए संख्या की अगर दृष्टि से देखें तो नवाब जो था, एक पक्ष नवाब और दूसरा पक्ष क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जिसको कह सकते हैं पूरा नाम, तो ये अंग्रेजों की तरफ से ये था, और बंगाल की तरफ से कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, तो याद रहे आपको कि उस समय प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के मध्य युद्ध जब हुआ तो उसमें सेना का आंकड़ा यहाँ 50,000 था, जबकि यहाँ पर क्या थे? 2200 भारतीय सैनिक थे प्लस 800 यूरोपियन सैनिक थे। तो यानी कि संख्या ज़्यादा किसकी थी? सिराजुद्दौला के पास थी। यहाँ 50,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 50,000 सैनिक थे, युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, और यहाँ पर 2200 भारतीय सैनिक और उसके अलावा 800 यूरोपियन सैनिक थे। 23 जून 1757 को क्लाइव ने धावा बोल दिया, अर्थात युद्ध का घोषणा कर दी या आरंभ हो गया। यह है 23 जून 1757। और नवाब के चारों सेनानायकों में से 3 सेनानायक चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे। कहा जाता है कि नवाब ने अपनी व्यूह रचना में 4 सेनानायकों को नियुक्त किया था। कितने? 4 सेनानायकों को चारों दिशाओं में नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से 3 जो थे वो दर्शक बन गए थे और इस प्रकार से एक ही मात्र उनका सहयोग दे रहा था। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि युद्ध जो था शुरू से ही पलड़ा जो था अंग्रेजों का भारी रहा। 3 सेनानायक चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे। थोड़ी देर बाद ही नवाब की सेना घबरा गई और नवाब 2000 सैनिकों के साथ युद्ध से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि नवाब ने युद्ध की स्थिति को भांप लिया और वह अपने 2000 सैनिकों के साथ युद्ध स्थल से निकल लिया, अर्थात बाहर चला गया। अंत में क्लाइव ने युद्ध जीतते हुए नवाब को मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भागते हुए बंदी बना लिया। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से भागते हुए कहाँ? पटना की ओर। उन्हें बीच रास्ते में बंदी बना लिया गया और 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने क्या किया? मिर्जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो यानी कि समय ज़्यादा नहीं बढ़ा है। उसी दिन के युद्ध के 5 दिन बाद 28 जून, 23 जून को युद्ध हुआ और 28 जून को उन्होंने क्या किया? 1757 है ही, उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो इसी की सेना में था, जिसने धोखा किया था सिराजुद्दौला से। उसी को उसने क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया, जिसका नाम था मिर्जाफर। तो मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर।
याद रखें ये नाम, अभी आगे एक जैसा नाम और आएगा, लेकिन आपको याद रखने का तरीका है जाफ़र यानी जे पे आएगा तो जे पहले आएगा, और वो कासिम के आएगा तो के बाद में आएगा। तो सुनिए ध्यान से, अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और 2 जुलाई को मिर्ज़ाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। यानी कि इस मिर्ज़ाफ़र को जब नवाब बना दिया गया तब इसका पुत्र मीरन, मीरन नाम याद रखें आप, मिर्ज़ाफ़र के पुत्र का नाम क्या था? मीरन। मीरन ने 2 जुलाई को क्या कर दिया? 1757 को ही नवाब की हत्या कर दी। नवाब की हत्या अर्थात किसकी हत्या कर दी? नवाब कौन? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो ये घटनाक्रम इस प्रकार युद्ध के रूप में रहा। अब है तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, और वो है इस युद्ध का महत्व। तीसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध का, प्लासी के युद्ध का महत्व, क्योंकि इतिहास में इसे महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। अंग्रेज़ों का ये वह युद्ध है जिसको हम महत्व के रूप में पढ़ेंगे, और परिणाम भी इसी में निकलेंगे, इसलिए महत्व और परिणाम एक ही है। तो परिणाम के रूप में भी इसको देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम निकले या क्या महत्व रहा। तो देखिए प्लासी के युद्ध के महत्व या परिणाम। प्लासी के युद्ध के महत्वों को हम पॉइंटों में बांट सकते हैं परिणाम के रूप में। पहला, जैसे पहला महत्व जो है वो है राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व अर्थात इस युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या रहा, राजनीति पर यानी भारत की राजनीति पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, वो हम इस राजनीतिक महत्व के पॉइंट में पढ़ेंगे। तो सुनिए ध्यान से, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो गई। क्यों हो गई नए युग की शुरुआत? क्योंकि अब बंगाल में कौन सी कंपनी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस कंपनी का वर्चस्व जो था वो अब ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए अपने आप में एक नया परिवर्तन था कि राजनीतिक रूप से कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। माना जाता है कि ये युद्ध एक सौदा था। इतिहासकार इस युद्ध को क्या मानते हैं? एक सौदा भी मानते हैं। सौदा यानी कि जिसमें लेन देन तय होता है। उसी प्रकार अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने भारतीय कई गद्दार जो थे उनके साथ तय कर लिया पहले ही कि किस प्रकार सिराजुद्दौला को हराना है। इसीलिए ये अपने आप में क्या था? एक सौदा। इसको क्या माना गया है? सौदा। जैसे उसके 4 सेनानायकों में से 3 सेनानायक क्या थे? मूक दर्शक। मूक दर्शक, दर्शक यानी उन्होंने खाली युद्ध को देखा है मूक बनकर। उन्होंने युद्ध में कोई किसी प्रकार की सहभागिता नहीं निभाई। युद्ध में गए ज़रूर, लेकिन वहाँ जाकर खड़े हो गए, इसलिए खाली ओनली एक ने सहयोग दिया। इसीलिए यहीं से इसको सौदा मान लिया गया कि अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या कर लिया? खरीद लिया। और ख़रीद लिया इसीलिए वो मूक दर्शक बनकर युद्ध का नज़ारा देखते रहे। और उसमें विशेष रूप से वो लोग शामिल है जिसमें बंगाल के धनी लोग, जिनमें 1-2 के नाम हैं। जैसे मिर्ज़ाफ़र जो था वो उसमें सेनानायक के रूप में था, वो बिका हुआ था, उसने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। इसके अलावा सेठ अमीर चंद, तो 2 नाम तो हमें याद रखना ही है, मिर्ज़ाफ़र और सेठ अमीर चंद जैसे लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ सौदा किया और नवाब के साथ धोखा किया। और नवाब के साथ धोखा करने के कारण उसे क्या हुआ? इस युद्ध में हार झेलनी पड़ी, अर्थात नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। ये भी कहा जा सकता है कि सेठ अमीर चंद ने और मिर्ज़ाफ़र ने, सेठ अमीर चंद ने और मिर्ज़ाफ़र ने अंग्रेज़ों के हाथों नवाब को बेच दिया। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। तो पहला कारण हो गया राजनीतिक महत्व के रूप में पॉइंट। अब दूसरा है जो महत्वपूर्ण रूप से है वो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व याद रहे। आर्थिक महत्व क्या रहा और किस रूप में रहा? राजनीतिक समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का परिवर्तन भारत में देखने को मिला कि वो कंपनी धीरे धीरे राजनीति में क्या करने लगी? हस्तक्षेप करने लगी। क्योंकि भारतीय कुछ सेठ जो थे, साहूकार थे, उन्होंने नवाब का साथ न देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया। उसी के फलस्वरूप, जिनमें नाम है मिर्ज़ाफ़र और अमीर चंद, इन्होंने नवाब को क्या कर दिया? अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। अब है आर्थिक महत्व। बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत माना जाता था। बिल्कुल सही बात है, मैंने शुरू में भी कहा था कि भारत के पूर्वी राज्यों में या प्रांतों में बात करें तो बंगाल खनिज की दृष्टि से
और वहाँ के संसाधनों की दृष्टि से धनी संपन्न प्रांत है। इसीलिए धनी संपन्न होने के कारण इस बंगाल का आर्थिक दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान था, जो कृषि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता था, अतः भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था, जिसमें मिर्जाफर ने 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेज़ों को दे दिए। देखिए इन्होंने किस प्रकार से यहाँ से पैसा अंग्रेज़ों के पास भेजा, 3 करोड़ रुपए। उस समय की मात्रा जो है ये 3 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं। 3 करोड़ रुपए जो है वो किसको दे दिए गए? अंग्रेज़ों को दे दिए गए। किसके द्वारा? मिर्जाफर के द्वारा, जो कि गद्दार जो था। उसने बंगाल में समृद्ध आय के जो स्रोत थे वो अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए, क्योंकि बंगाल में कंपनी ने 24 परगनों में राजस्व प्राप्त किया। अब धीरे धीरे कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया? आर्थिक नीति के रूप में 24 जो परगने थे, तहसीलें जिन्हें कहते हैं, उनको अपने अधिकार में कर लिया। और अपने अधिकार में करते हुए वहाँ से जो राजस्व वसूली का कार्य था, वो राजस्व वसूली भी क्या करने लग गई? कंपनी करने लगी। इसलिए राजस्व सारा कहाँ जाने लग गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जमा होने लगा और बंगाल धीरे धीरे कमज़ोर, आर्थिक रूप से रुग्ण होने लगा। तो ये एक तरह से अपने आप में आर्थिक महत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद 3 करोड़ रुपए तो नगद जो किसने दिए? अंग्रेज़ों को दिए मिर्जाफर ने रिश्वत के रूप में, और साथ ही साथ बंगाल में समृद्ध आय का जो स्रोत था 24 परगनों के रूप में, वो कंपनी के हाथ लग गया। तो आर्थिक रूप से स्थिति बंगाल की कमज़ोर हो गई। तीसरा है नैतिक महत्व। नैतिक दृष्टि से इस युद्ध का क्या महत्व है? तो नैतिक दृष्टि से महत्व पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट में, नैतिक महत्व, अर्थात नैतिक दृष्टि से भी महत्व रखा गया है कि इस युद्ध का नैतिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो देखिए तीसरे पॉइंट में हम नैतिकता की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि नैतिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का कलाई पर आक्रमण उचित था। नैतिक दृष्टि से अगर देखें तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो आक्रमण था कलाइव पर, वो क्या था? उचित था, क्योंकि कलाइव के द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसके विश्वासपात्र व्यक्तियों को, उसके जो विश्वासपात्र व्यक्ति थे उनको क्या कर लिया गया था? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल कर लिया गया था। इसीलिए अंग्रेज़ों के द्वारा अनैतिक दृष्टि से उन्हें मिलाना अपने आप में निंदनीय था। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा नवाब के वफादार लोगों को अपनी ओर मिलाना, लोभ देकर, प्रलोभन देकर मिलाना नैतिक दृष्टि से क्या था? निंदनीय था, जिसमें मुस्लिम सरदारों, सेठ साहूकारों तथा मिर्जाफर का विशेष योगदान माना जाता है। उन्होंने अपने शासक को क्या कर दिया? राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करते हुए उन्होंने धोखा दिया और अपने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया, जो अपने आप में अनुचित था। तो नैतिक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि 2 दृष्टियों से अनुचित था। अनुचित और उचित जानते होंगे आप क्या होता है? सही जो करते हैं वो उचित होता है, अनुचित वो है जो गलत है। तो देखिए उचित तो उस दृष्टि में है ये कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध किया, किसके साथ? कलाइव के साथ, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी जिसमें युद्ध करना स्वाभाविक था। किंतु यहाँ पर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जो उसके विश्वासपात्र व्यक्ति थे उन्हें अपनी ओर मिलाना, ये कंपनी का या लॉर्ड क्लाइव का अपने आप में क्या था? निंदनीय कार्य था, जिसमें हम ये कहें कि वो बिल्कुल अनुचित था। दूसरी तरफ भारतीयों की तरफ से वे लोग जिन्होंने अपने नवाब को बेचा, किनके हाथों? अंग्रेज़ों के हाथों, विश्वासघात किया, जिनमें सेठ साहूकार जैसे अमीरचंद और सरदारों, जिसमें मुस्लिम सरदार भी थे, और साथ ही साथ मिर्जाफर जैसा योग्य, हालांकि सेनापति के रूप में था, लेकिन उसने क्या किया? अपनी योग्यता का परिचय नहीं दिया और वह पहले ही क्या हो गया? अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया। तो वो अपने आप में अनुचित था। उन्होंने अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया, जो अपने आप में अनुचित था, और विश्वासघात किया। तो नैतिक दृष्टि से भी ये युद्ध नैतिक महत्व के रूप में माना गया है। अब है अगला पॉइंट जिसको हम पढ़ेंगे, मिर्जाफर व आंग्ल संबंध, यानी अंग्रेज़ों के व मिर्जाफर के मध्य संबंध। तो प्लासी का युद्ध तो कंप्लीट है, और उसके बाद का घटनाक्रम है कि प्लासी के युद्ध के बाद शासन किस प्रकार चला और किसने संभाला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब किसकी बात करेंगे? मिर्जाफर की, जिसको बंगाल का क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया था। तो मिर्जाफर एवं आंग्ल संबंध, इसको आंग्ल संबंध को हम ये कह सकते हैं अंग्रेज़ों के साथ संबंध। मिर्जाफर का अंग्रेज़ों के साथ किस प्रकार संबंध रहा, देखने की बात है।
प्लासी के युद्ध के बाद 29 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। तारीख याद रहे आप, 29 जून है ना 1757 को क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। उसी के परिणाम स्वरूप उसके राज्य अभिषेक के अवसर पर शासन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिए नवाब को अपनी मुट्ठी में करना चाहा। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हुआ कि नवाब जो था उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाना शुरू कर दिया। यानी मीर जाफ़र ने क्या किया, अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर क्या करना शुरू कर दिया, अपना विकास करना शुरू कर दिया, जो अंग्रेज़ों को नागवार गुजरेगी, अर्थात अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगेगा। नवाब ने अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर क्लाइव के इस कार्य से अंग्रेज़ों के और नवाब के मध्य क्या बनने लगी, दूरी बनने लगी। किसके कारण, इस महत्वाकांक्षा के कारण इन दोनों के मध्य बीच में दूरी बढ़ने लगी। दूरी इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि नवाब बनते ही मीर जाफ़र जो है उसने अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर सुधार करने का कार्य शुरू कर दिया। उधर जो है अंग्रेज़, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जो था, उसको उम्मीद ये थी कि मीर जाफ़र को नवाब बनाने के बाद वह उनकी मुट्ठी में रहेगा, उनके कहे अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के विचारों में क्या आया, मतभेद आया। और मतभेद आने के कारण उनके धीरे धीरे क्या होने लगी, उनकी दूरी जो है वो बढ़ने लगी। तो यहाँ पर इनके नज़दीकियाँ न होने के बजाय क्या हो गई, दूरियाँ बढ़ गई। अब इसी बात को ध्यान में रखकर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर नज़र रखने के लिए अली गौहर नामक सैन्य अधिकारी को बंगाल में नियुक्त किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक अधिकारी जिसे सैन्य अधिकारी कहते हैं, इस सैन्य अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया, इस सैन्य अधिकारी के रूप में अली गौहर को नियुक्त किया। कहाँ पर, बंगाल में नियुक्त किया। क्या रखने के लिए, नवाब पर नज़र रखने के लिए। नवाब पर क्या रखने के लिए, नज़र रखने के लिए था। नवाब पर नज़र रखने के लिए या ध्यान रखने के लिए हम कह सकते हैं कि नवाब पर नज़र रखने के लिए सैन्य अधिकारी के रूप में अली गौहर को नियुक्त किया। ठीक है, किंतु अली गौहर ने अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर बिहार पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसने धीरे धीरे क्या किया, बिहार पर आक्रमण किया और धीरे धीरे वह बंगाल को भी अपने अधिकार में करना चाहता था। लेकिन मीर जाफ़र ने उसे ऐसा न करने दिया। मीर जाफ़र ने अपनी सहयोगियों के साथ सहायता लेते हुए अली गौहर को 1759 में पराजित कर दिया। अली गौहर को क्या कर दिया, नवाब ने अपने सहयोगियों के साथ 1759 में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अर्थात ये अली गौहर जो अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर पहले उसने बिहार पर अपना अधिकार करना चाहा और बिहार के साथ साथ उसने बंगाल को भी अपने अधिकार में करने के लिए युद्ध किया। और इसी के परिणाम स्वरूप जब नवाब ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अपने सहयोगियों के साथ उसे क्या किया, पराजित कर दिया, जिससे अंग्रेज और भी नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों की नज़रों में मीर जाफ़र अब किसकी तरह लगने लगा, कांटे की तरह चुभने लगा। अब नवाब जो था वो अंग्रेज़ों की नज़रों में किस प्रकार होने लगा, कांटे की तरह, अर्थात कांटे की तरह चुभने लगा और उन्हें बुरा लगने लगा। मीर जाफ़र को हटाने के लिए अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि मीर जाफ़र को हटाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मीर जाफ़र को हटाने के लिए जुलाई 1760 में वेस्टिन, अंग्रेज अधिकारी था वेस्टिन टॉट, जो कि विलियम फोर्ट जो कलकत्ता का दुर्ग था उसका गवर्नर था, वेस्टिन टॉट जो था कलकत्ता दुर्ग का गवर्नर था। ये गवर्नर कौन से दुर्ग का, कलकत्ता के दुर्ग। कौन सा दुर्ग था कलकत्ता में, क्या नाम था कलकत्ता के दुर्ग का, जिसका महत्वपूर्ण नाम पहले भी आया है, जिसका नाम था विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट का ये जो था वो क्या था, गवर्नर। विलियम फोर्ट जो किला था वहाँ का, उसका ये गवर्नर था वेस्टिन टॉट, और इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसे नियुक्त किया गया अंग्रेज़ों की ओर से। तो इसने भारत आते ही क्या किया, उसने कंपनी के विरोधी लोगों को हटाना शुरू कर दिया। वेस्टिन टॉट ने क्या किया, भारत आते ही कंपनी के विरोधी लोगों को हटाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसने 3 जुलाई 1760 को मीरन की हत्या भी करवा दी। मीरन कौन, जो मीर जाफ़र का पुत्र था, इसका जो पुत्र था मीरन, उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। किसने करवा दी, वेस्टिन टॉट ने करवा दी। ठीक है, क्योंकि उसने कंपनी के विरोधी लोगों को हटाना शुरू किया और उसने मीर जाफ़र को भी नवाब के पद से हटाकर उसकी जगह
उसके दामाद, अब यहाँ ध्यान रखिए नाम आएगा दूसरा जो दोनों का मिलता जुलता है, मिर्जाफर को हटाकर क्या किया, इसको हटा दिया और किसको लगा दिया, इसका दामाद। इसका दामाद जो था किसका, मिर्जाफर का दामाद कौन था, मीर कासिम, काशिम। ध्यान रहे ये नाम आएगा तो क्या आएगा, के यानी के बाद में आएगा जे के बाद में, इसलिए दामाद बाद में है, ससुर पहले है। तो मीर कासिम नाम जो आए वो बाद में याद रखना आपको। तो मीर कासिम को क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। किसका दामाद था ये, मिर्जाफर का दामाद, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। और इस समय कंपनी ने धन बटोरने के लिए बंगाल में अब धीरे धीरे एक ऐसा कार्य करना शुरू कर दिया कि उन्हें ऐसा व्यक्ति मिले जो क्या करे, उनके इस धन बटोरने में उनकी सहायता करे। तो ये काशिम जो था इसने उस कार्य में उसकी सहायता की। तो मीर कासिम को उन्होंने क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया, जो क्या था, मिर्जाफर का दामाद था। तो ये संबंध थे मिर्जाफर के और अंग्रेजों के मध्य इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मीर कासिम को। किसको पढ़ेंगे, मीर कासिम को। अभी किसको पढ़ा, मिर्जाफर को, किसके साथ, अंग्रेजों के संबंध के रूप में। ठीक है, जिसमें दोनों के संबंधों में मित्रता के बजाय कटुता और धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। और इसीलिए अंग्रेजों ने उस पर नज़र रखने के लिए एक सैन्य अधिकारी अली गौहर को नियुक्त किया। अली गौहर ने अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर नवाब के क्षेत्र बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया, जिसे नवाब ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उसे पराजित किया और 1759 में उसे हरा दिया। और उसके बाद जब वहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए वेस्टर्न टोट को गवर्नर बनाकर भेजा, जो विलियम फोर्ट का गवर्नर था, उसने आते ही कंपनी के विरोधी लोगों को रास्ते से हटाने के लिए सर्वप्रथम मिर्जाफर के पुत्र मीरन को मरवा दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, मिर्जाफर को भी पद से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। तो अब पढ़ेंगे मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब बना अंग्रेजों के कृपा पात्र के रूप में, क्योंकि अंग्रेजों की दया दृष्टि से ही ये बंगाल का नवाब बना था। तो मीर कासिम टाइमिंग के अनुसार पढ़ेंगे। मीर कासिम है ये, जिसको हम पढ़ेंगे 1760 के अनुसार, 1760 ईस्वी। ठीक है, मीर कासिम। मीर कासिम के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, किंतु उसके जन्म के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ, तभी मिर्जाफर ने उसे क्या बनाया होगा, दामाद चुना होगा। कुलीन यानी उच्च परिवार में हुआ होगा, इसीलिए तो उसने मीर कासिम ने, किसने, मिर्जाफर ने, जाफर ये नाम याद रखें, मिर्जाफर ने उसे क्या बनाया, अपना दामाद। तो दामाद जब भी बनाया होगा जब उच्च कुल में होगा। तो मीर कासिम का जीवन परिचय इस प्रकार है। यह महत्वाकांक्षी नवाब था। नवाब बनते ही उसके सामने अनेक समस्याएं थी, जिसमें पहली समस्या बंगाल का खाली राजकोष। सर्वप्रथम तो क्या समस्या थी, बंगाल का खाली राजकोष। दूसरी समस्या थी जिसको हम कह सकते हैं प्रशासन को सुधारने की। देखो इसके सामने जब शासक बना तो समस्या, पहला रिक्त राजकोष, समस्याएं हम कह सकते हैं कि इसके सामने समस्याएं कौन सी आई, क्योंकि सुल्तान शासक तो बन गया, ये नवाब तो बन गया, लेकिन नवाब बनते ही इसके सामने राजकोष की समस्या आई। राजकोष जो रिक्त था, जिसको हम कह सकते हैं रिक्त राजकोष, रिक्त राजकोष की समस्या, ये समस्या अपने आप में महत्वपूर्ण थी। दूसरी समस्या उसने प्रशासन में सुधार, प्रशासन में सुधार करने की करी, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल ढीला था, तो ये सुधार करना चाहता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण सुधार है वो था सैन्य सुधार। मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने प्रशासन सुधार के साथ तीसरी समस्या के रूप में सेना की स्थिति को सुधारने का कार्य किया। सेना की स्थिति को सुधारना, याद रहे सेना की स्थिति जो थी वो कमज़ोर थी, तो स्थिति को सुधारना ये इसका लक्ष्य रहा और इसी आधार पर इसने कार्य करना शुरू किया। तो ये तीन कार्य इसके माने जाएंगे समस्याओं के रूप में, सुधारात्मक रूप से, कि रिक्त राजकोष को भरना, अर्थात उसकी समस्या उसके सामने थी। दूसरा, प्रशासन में सुधार करना, प्रशासन अव्यवस्थित था। तीसरा, सेना की स्थिति में सुधार करना। तो ये तीन प्रकार की उसकी समस्याएं थी। किसकी, मीर कासिम की। कब, बंगाल का नवाब बनने के दौरान। जबकि अंग्रेज क्या चाहते थे, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनके लिए धन बटोर सके, और इसी तलाश में उन्होंने इसको क्या बनाया था, बंगाल का नवाब बनाया था। तो धीरे धीरे देखो उन दोनों के मध्य संबंध किस प्रकार रहेंगे। अतः मीर कासिम एक सुयोग्य व प्रतिभावान और प्रतिभाशाली शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में बंगाल का संगठन करना प्रारंभ कर दिया। इसने
अपने आप को सिद्ध करने के लिए योग्य और सुसंगठित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया मीर कासिम ने, ठीक है, अर्थात अपना प्रभावशाली प्रशासन चलाने लगा। उसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों से उसकी अनबन होने लगी और इसी से कंपनी ने मीर कासिम को प्रतिबंध करने के लिए उस पर क्या बनाया, दबाव बनाया, क्योंकि इसने शुरू से ही जब ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए तो कंपनी को लगने लगा कि ये भी अपने बस का नहीं है, अर्थात ये भी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जो उनके मन के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 3 प्रकार के सुधार करने शुरू कर दिए। कंपनी ने मीर कासिम को प्रतिबंध करने के लिए दबाव बनाया। उसी समय उसने अंग्रेज़ों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। जब उन्होंने दबाव बनाया तो उसने भी क्या किया, अंग्रेज़ों के व्यापार को रोकने के लिए उस पर क्या लगाया, अंकुश। याद रहे, अंकुश उसको कहते हैं जिस पर रोक लगाना। अंग्रेज़ों पर अभी तक कोई अंकुश नहीं था, खुले में व्यापार कर रहे थे, लेकिन यहाँ मीर कासिम ने क्या किया, उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हुए उस पर अंकुश लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, अंकुश लगाने का निश्चय किया, जिससे संघर्ष बढ़ता गया और धीरे धीरे युद्ध की स्थिति जा पहुंची। और अंत में ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन, कंपनी या मीर कासिम, क्योंकि दोनों के मध्य संबंध जो थे वो बिगड़ चुके थे और अब ये तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि मीर कासिम बंगाल का नवाब है या कंपनी, क्योंकि कंपनी की सोच ये थी कि वो अपनी सत्ता अपने हाथ में रखते हुए मोहरे के रूप में, कठपुतली के रूप में नवाब को रखना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि जिसको उन्होंने नवाब बनाया वही उसके विरुद्ध होता चला गया। इसीलिए दोनों के मध्य स्थिति विकट थी, विरोधी थी। इसीलिए आगे इतिहास में 7 वर्ष बाद, यानी कि 1757 के 7 वर्ष बाद एक वापस से पुनः स्थिति बनी और दोबारा से अंग्रेज़ों के और बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध होना निश्चित हो गया। और अब की बार जो युद्ध होगा उसका नाम होगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो याद रहे आपको, बक्सर का युद्ध है, ये बिहार में जगह है एक, बक्सर का युद्ध वहाँ पर लड़ा गया था। आज भी ये बक्सर ज़िला है और 1764 में लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में। तो ये दूसरा युद्ध है। पहला युद्ध प्लासी का था जो बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य था। दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध है जो 1764 में लड़ा गया है। यहाँ पर अभी बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम, और उधर कौन है, अंग्रेज, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। तो उनके मध्य लड़ाना है। तो ध्यान से सुने, बंगाल की घटना तेजी से बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में कलकत्ता की कौंसिल ने नवाब को बातचीत के लिए बुलाया, किंतु मीर कासिम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की बातचीत करने से मना कर दिया। इसी से क्रोधित होकर जून 1763 को मेजर एडम ने एक सेना तैयार की और मुंगेर पर क्या किया, आक्रमण किया। कौन, मेजर एडम्स ने क्या किया, एक सेना तैयार की 1763 में। 1763 में सेना तैयार करते हुए उसने क्या किया, मुंगेर पर आक्रमण किया। मुंगेर, वहाँ पर आक्रमण किया और मुंगेर पर जब उसने आक्रमण किया तब आगे बढ़ता हुआ 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम व अंग्रेज़ों के मध्य, कटवा के निकट मीर कासिम अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नवाब क्या हुआ, पराजित हुआ। यहाँ पर कटवा के पास, मुंगेर से बढ़ता हुआ आगे कटवा यहाँ पहुँचे और कटवा में जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल का नवाब मीर कासिम जो था युद्ध में पराजित हुआ। उसके बाद 3 और अन्य युद्ध लड़े गए और धीरे धीरे नवाब इन सभी में पराजित हुआ और अंग्रेज़ों की जीत से अंग्रेज सेनानायक मुनरो, ध्यान रहे इस समय बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज सेनानायक कौन था, सेनानायक मुनरो, कौन था, मुनरो। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध लड़ने वाला कौन था, तो मुनरो था, जो महत्वपूर्ण रूप से था, जिसने युद्ध में अपनी बारीकियां दिखाई। मुनरो ने 8000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंचकर नवाब की सेना को क्या किया, पुनः वहां पर संगठित होकर वहां पर पराजित करने के लिए जा पहुंचा। नवाब की सेना भी पुनः संगठित होकर वहां पहुंच गई। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध में दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ। तो 23 अक्टूबर, तारीख भी याद रख लें आप, बक्सर का युद्ध जो था वो 23 अक्टूबर जो है उसको लड़ा गया है और 23 अक्टूबर 1757 को ये युद्ध लड़ा गया है बक्सर के मैदान के रूप में, किसके, अंग्रेजी सेनापति मुनरो और बंगाल के नवाब के मध्य। 3 घंटे तक लगातार युद्ध चला। युद्ध में बंगाल, अवध और मुंगेर की सेना बुरी तरह पराजित हुई। इस युद्ध में नवाब की तरफ से सुजाउद्दौला के 2000 सैनिक मारे गए
और 1765 में मराठा सेना के सेनानायक मल्हारराव होलकर तथा सुजाउद्दौला व नवाब को पराजय मिली, क्योंकि यहाँ पर तीनों की संयुक्त सेनाएं थी। किसके? बंगाल के नवाब और किसकी? सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और कौन? होलकर जो कौन था? मराठों का सरदार था। तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ 3 पक्ष थे, त्रिकोणीय पक्ष था इनमें। एक तो नवाब था, बंगाल का नवाब युद्ध लड़ने वाला, दूसरा मराठे, तो मराठों में कौन था? होलकर। मराठों में कौन था? होलकर, याद रहे आप। और इधर कौन था? मराठे हो गए, नवाब हो गया, और तीसरा कौन था जो इसमें युद्ध में शामिल था, जिसको विशेष रूप से हम जानते हैं तीनों भागों में अगर पढ़ते हैं इसको, तो तीसरा कौन था महत्वपूर्ण रूप से? वो था सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। इन तीनों के मध्य यहाँ पर मीर कासिम था ही, तो आपको नाम याद रखने हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम, मराठों का होलकर, पूरा नाम था मल्हारराव, मल्हारराव होलकर, और सुजाउद्दौला। तीनों की संयुक्त सेना ने क्या किया? अंग्रेजी सेना, किस सेना पे? अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। यहाँ पर कौन था? मुनरो, मुनरो की तरफ से युद्ध लड़ा गया। मुनरो ने क्या किया? युद्ध लड़ा। अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाला कौन था? मुनरो। जबकि इधर भारतीयों में 3 सेनाएं संयुक्त होकर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा। और इस बक्सर के युद्ध में क्या हुआ फिर आगे? मराठा सेना के सेनानायक मल्हारराव होलकर तथा सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम को क्या मिली? पराजय मिली। और अंत में 1777 को मीर कासिम की मृत्यु हो गई। कई जगह 1776 भी है, 67 भी है, लेकिन 1700 आपको तारीख याद रखनी है तो इसके हिसाब से याद रखेंगे आप। 1767 में, सॉरी 67 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु के साथ ही यहाँ से ये खत्म हो गया, और 1765 में संधि समझौता हो गया, जो कि बक्सर के युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। अब है महत्व। बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था? बक्सर के युद्ध का महत्व तो याद रहे, युद्ध को हमने इसी घटनाक्रम के रूप में पढ़ लिया है, लेकिन अब युद्ध का जो महत्व है वो किस रूप में है? महत्व। हालांकि युद्ध महत्वपूर्ण है ये। बक्सर का युद्ध जो 7 साल बाद लड़ा गया था, प्लासी के युद्ध के कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। कई इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि जो प्लासी के युद्ध में घटित नहीं हुआ, उससे कई अधिक ज़्यादा बक्सर के युद्ध में वो घटनाएं घटी, जिसने प्लासी के युद्ध ने जो अधूरे कार्य किए थे उन्हें पूर्ण किसने कर दिखाया? बक्सर के युद्ध ने कर दिखाया। तो यानी प्लासी के युद्ध ने जो अधूरे कार्य छोड़े थे उन्हें बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु है, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसका महत्व इस रूप में है कि यहाँ से हम इसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से भारत में दिशा चक्र घूम चुका था। कैसे? इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। सबसे पहली बात तो ये महत्व रखता है कि ये युद्ध निर्णायक रूप से किसका रहा? निर्णायक रूप से अंग्रेजों का रहा। निर्णायक जीत जो मिली किसको मिली? अंग्रेजों को मिली। अंग्रेज इसमें विजित हो गए, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त सेना होने के बाद भी नवाब जो है वो जीत नहीं पाया। ठीक है, तो इसीलिए संयुक्त सेना के बाद भी नहीं जीत पाया। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक इसलिए भी है कि प्लासी के युद्ध में तो क्लाइव ने षड्यंत्र रचा था, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। तो ये भी अपने आप में एक महत्व है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया है, यहाँ पर सैन्य शक्ति का कौशल दिखाया गया है। सैन्य शक्ति किसको दिखाया गया है? सैन्य शक्ति का कौशल। और उसी कौशल के आधार पर मुनरो ने क्या किया है? सेना को विजित किया है, अर्थात अंग्रेजी सेना को जिताया है। तो दूसरा ये महत्व हो सकता है कि यहाँ पर क्लाइव की तरह षड्यंत्र नहीं रचा गया, बल्कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने या कंपनी की सेना ने श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के भाग्य का फैसला इस युद्ध में हो गया। यानी कि ये वह युद्ध था जिसका महत्व हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि मुगल बादशाह जिस समय था वो शाह आलम था। ठीक है, उसका निर्णय भी इसमें हो चुका था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। इन तीनों के भाग्य का फैसला जो है वो बक्सर के युद्ध में हुआ। अर्थात अब बक्सर का युद्ध और उसके परिणाम जो थे वो महत्व के रूप में इस प्रकार रहे कि अब अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ पर अपना नेतृत्व करने लगे। अतः बंगाल व उसका नवाब कंपनी के हाथों की क्या बन गए? कठपुतली बन गए। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था, क्योंकि इसकी मृत्यु तो 1767 में हुई है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 65 की, तो 65 में जब संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद 64 में युद्ध हुआ,
1765 में संधि, उसके बाद ये पूरी तरह से कठपुतली बनकर रह गया। और कहा जाता है कि जब 1765 का समय था, उसी समय वापस से गवर्नर कौन बनकर आया 1765 से लेकर 1772 तक वापस से गवर्नर जो बनकर आया वो कौन आया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, ये क्लाइव जो है वो वापस से गवर्नर बनकर आया है 1765 से लेकर कहाँ तक? 1772 तक है। लेकिन यहाँ पर 1767 तक हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसने दो नीति अपनाई थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो नीति जो थी अपने आप में वो आर्थिक रूप से बंगाल को कमज़ोर करने की थी। तो 2 वर्ष तक के लिए नवाब जब ये रहा, गवर्नर रहा, तो गवर्नर रहने के दौरान इसने क्या कार्य किए वो देखने की बात है कि इसने किस प्रकार बंगाल में कार्य किया। तो माना जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन, कौन सा शासन? दोहरा शासन आरंभ किया। तो ये भी हमें पढ़ना है कि बंगाल में क्लाइव ने आने के बाद क्या कार्य किए। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में कौन कौन से कार्य किए। देखिए, बंगाल में क्लाइव का या क्लाइव की हम कह सकते हैं क्लाइव की दूसरी गवर्नरी, क्लाइव की दूसरी गवर्नरी का जो टाइम है वो इसमें दे रखा है 1765 से 1767, 2 साल। 1765 से यानी संधि समझौते कराने से लेकर यहाँ तक का घटनाक्रम जो है क्लाइव के हाथ में था। और इसी दौरान इसने जो कार्य किया वो क्या किया? क्लाइव ने कंपनी की स्थिति सुधारने के लिए अपने अनुभवी और योग्य व्यक्ति के रूप में बंगाल में दूसरी बार गवर्नर बनकर आया और उसने संपूर्ण समय राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में लगा दिया और कंपनी के प्रशासन में सुधार किए। अब कौन कौन से कार्य सुधार के रूप में किए? पहला, इलाहाबाद की संधि। अब यहाँ वापस से इलाहाबाद की संधि होगी, क्या होगी इसमें? वो अलीनगर की संधि थी, अब है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये कब है? 1765 में। तो याद रहे आपको, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि की थी वो कौन सी थी? इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या हुआ था? जब क्लाइव कलकत्ता पहुंचा तो उस समय पूरा मुगल साम्राज्य कंपनी के चरणों में था। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल बादशाह के साथ संधि करते हुए निम्न शर्तें थोपी। तो यहाँ पर जो शर्तें रही वो विशेष रूप से ये रही कि यहाँ पर कंपनी का शासन विधिवत रूप से होने लगा, जिसमें पहला था अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह को सौंप दिए गए। पहला कार्य क्या कर दिया गया? अवध का जो नवाब था उससे कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह को सौंप दिया गया। दूसरा, मुगल बादशाह ने एक शाही फरमान निकालकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। तो दूसरा कार्य और भी महत्वपूर्ण है कि संधि में 3 शर्त रखी गई थी। उन 3 शर्तों में से दूसरी शर्त जो थी वो राजस्व के रूप में अंग्रेजों के हाथ में पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। और तीसरा, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देकर उसको पेंशन देना स्वीकार कर लिया। तो कंपनी ने क्या कर दिया? मुगल बादशाह जो था शाह आलम, उसको क्या कर दिया? पेंशन देकर बिठा दिया। तो तीसरी ये महत्वपूर्ण संधि की शर्त थी। तो तीनों शर्तों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने आप में किसने? क्लाइव ने इस युद्ध के घटनाक्रम को पूरी तरह से मोड़कर लास्ट में परिणामों के आधार पर कंपनी की शक्ति को बढ़ा दिया। और उसके बाद दूसरा कार्य किया इसने जो वह है बंगाल में दोहरा शासन। ये भी किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में दोहरा शासन जो है वो अपने आप में लागू करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, जिसमें उसने कार्य किया कि शासन को करने के अंतर्गत प्रशासन के जो कार्य थे उनको 2 भागों में बांट दिया, एक दीवानी शासन के रूप में और एक निजामत के रूप में। उसने 2 भागों में बांट दिया, एक दीवानी शासन के रूप में और एक निजामत के रूप में। ठीक है ना, निजामत के रूप में। तो याद रहे 2 चीज़ें जो है, इन दोनों के आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि क्लाइव ने यहाँ पर निजामत के अंतर्गत किस चीज़ को लिया और दीवानी शासन के अंतर्गत किसको लिया। दीवानी शासन के अंतर्गत उसने कर वसूली और न्याय संबंधी कार्य किए। कर संबंधी और न्याय, यहाँ पर कर वसूल करने का कार्य जिसको कर वसूली कहते हैं, और न्याय ये किस में लिए? दीवानी में उसने क्या लिया? कर वसूली और न्याय संबंधी कार्य। और जबकि निजामत के अंतर्गत उसने शांति व्यवस्था और भय आक्रमण से रक्षा, शांति व्यवस्था, इसमें क्या रखा? शांति व्यवस्था
और बाहरी आक्रमण जो थे उनसे क्या रखना, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, और यानी फौजदारी मामले जो थे वो निजामत के रूप में रखे गए। फौजदारी मामले किस में रखे गए, निजामत के रूप में रखे गए। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बंगाल के शासन में दीवानी शासन के रूप में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में रखा, क्योंकि पहला जो था दीवानी ये कंपनी ने अपने हाथ में रखा, अंग्रेज़ों के हाथ में रहा। ये किसके हाथ में रहा, अंग्रेज़ों के हाथ में, क्योंकि इसमें कमाई का काम ज़्यादा था, कर वसूल करने के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दीवानी जो अधिकार था वो अंग्रेज़ों के हाथ में रहा, ठीक है। जबकि निजामत के अधिकार मुग़ल सम्राट के नाम रहे। दूसरे अधिकार किसको दे दिए, मुग़ल सम्राट को। किसके नाम से, मुग़ल सम्राट के नाम से। निजामत जो दी गई वो किसको दी गई, मुग़ल सम्राट को। तो समझने की बात यह है कि बंगाल में उन्होंने दोहरा शासन लागू किया और उस दोहरे शासन के आधार पर महत्वपूर्ण विषयों को क्या किया, अपने पास में रखा, जिसे दीवानी शासन के रूप में रखा। जैसे कर वसूली वगैरह का कार्य वो ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा, अंग्रेज़ों के हाथ में रहा। जबकि दूसरा जिसमें खर्च करना था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करना और फौजदारी मामले जो थे वो सारे किस में रखे गए, जिनमें खर्चे होते थे वो मुग़ल सम्राट के नाम से रखे गए। तो ये दोहरे शासन की नीति थी। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाने के पश्चात, ये आपको याद रखना है कि 1765 में उन्हें क्या प्राप्त हो गया था। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात दीवानी जो अधिकार थे वो प्राप्त हो चुकी थी। किसको, अंग्रेज़ों को। तो यहाँ पर इन तीनों का जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हो चुके थे। उसके आधार पर वैधानिक दृष्टि से बंगाल के शासक कौन बन गए थे, अंग्रेज। क्योंकि इन तीनों का राजस्व जो वसूल कर रहे थे वो राजस्व वसूल करने के कारण क्या बन गए थे, वास्तविक शासक। आपको ये भी याद रखना है कि वास्तविक शासक कैसे बने ये, क्योंकि इन्होंने तीनों का क्या ले लिया 1765 में चार्ज, किस रूप में, दीवानी अधिकार के रूप में राजस्व वसूली करनी शुरू कर दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और उसी के आधार पर ये वैधानिक रूप से बंगाल के शासक बन गए। ये अधिकार कंपनी की ओर से क्लाइव के द्वारा लागू किए गए, जिसमें नवाब की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो गई और अधिकांश शक्ति किसके पास आ गई, कंपनी के पास आ गई। तो इस प्रकार ये कंपनी का वर्चस्व रहा। अब है मूल्यांकन। तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन। ये मूल्यांकन किस रूप में, कि किस रूप से इस दोहरी नीति का परिणाम निकला या किस आधार पर रहा। ध्यान रहे, दोहरे शासन का आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप कंपनी के हितों के लाभ की स्थिति और भी अधिक बढ़ती गई और भारतीयों के हित जो है वो सीमित होते गए। भारत में गरीबी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोगों में निराशा, ईर्ष्या आदि की भावना पनपने लगी और बंगाल की जनता इंग्लैंड सरकार के विरुद्ध संगठित होने लगी। और इसी कारण ये कहा जाता है कि बंगाल में दोहरा शासन जो था वो अपने आप में अंग्रेजों की एक कूटनीति चालाकी का परिणाम था। बंगाल से दोहरे शासन को आगे अंत में क्या कर दिया गया, फिर समाप्त कर दिया गया। दोहरे शासन को क्या कर दिया गया, बाद में बंगाल से समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ने लगी और अधिकतर जो धन था वो अंग्रेज़ों के खाते में जाने लगा और लोगों में क्या आने लगी, निराशा और ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। तो ये इसका मूल्यांकन है या दोहरे शासन की समीक्षा कह सकते हैं हम। दोहरे शासन का मूल्यांकन या दोहरे शासन की समीक्षा इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस नीति के परिणाम स्वरूप क्लाइव ने जो कार्य किए 1765 में, उस नीति के आधार पर बंगाल में लोगों में निराशावादी भावना बढ़ने लगी। लॉर्ड क्लाइव का मूल्यांकन करें अब, तो उसका मूल्यांकन भी हम इस रूप में कह सकते हैं मोटे तौर पर कि लॉर्ड क्लाइव जो था वो जीवन परिचय इस प्रकार कह सकते हैं कि 1725 में मर्केंटाइल के समीप एक सामान्य परिवार में उसका जन्म हुआ था। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जन्म का नाम था। बचपन से ही उसके पढ़ने का शौक़ था, उसे 4 स्कूलों में अलग अलग भेजा गया, लेकिन ज़्यादा कोई विशेष प्रगति नहीं कर सके। 17 वर्ष की आयु में वे कंपनी में, कौन सी कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बन गए, क्लर्क बन गए। और उसके बाद उन्हें 1744 में इंग्लैंड से मद्रास पहुंच गए और भारत में उन्हें क्लर्क का पद पसंद नहीं आया। निराश होकर उन्होंने एक बार आत्महत्या करने की सोची, परंतु उसी समय अंग्रेज़ों के द्वारा अरकाट का घेरा डाला गया। इस युद्ध में क्लाइव ने अपनी योग्यता का परिचय दिया, जिससे वो क्या बन गया, एक योग्य सैनिक, और बाद में क्या बन गया, एक सेना नायक बन गया। धीरे धीरे कंपनी का विश्वास उस पर बढ़ने लगा और उसको धीरे धीरे अंग्रेजी सेवाओं के कारण लॉर्ड की उपाधि दे दी गई। तो याद रखें, मूल्यांकन कर रहे हैं किसका, लॉर्ड क्लाइव का। तो उसको लॉर्ड की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि इसकी योग्यताओं से, अरकाट के घेरे से उसने क्या किया, अपनी योग्यता को दिखाना शुरू कर दिया। आगे जाकर उसने अपने देश से अधिक प्रेम जताते हुए अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें उसकी राजनीतिज्ञता, कूटनीतिज्ञता और उसकी परिश्रम को महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकार उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कौन से इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार।
क्लाइव ने 1721 में अर्काट के घेरे से अपने आप को योग्य मानते हुए या मनाते हुए डुप्ले की योजनाओं को क्या कर दिया, प्रभावहीन बना दिया। डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसकी योजनाओं को क्या कर दिया उसने, प्रभावहीन बना दिया। अपनी बुद्धि और चातुर्य से उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो कई बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो लॉर्ड क्लाइव ने। किसने रखी, क्लाइव ने। क्यों रखी, क्योंकि इसने अपनी नीतियां इस प्रकार की बनाई कि फ्रांसीसी कंपनी को क्या कर दिया उसने, परास्त कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। इसलिए उसमें ये गुण था, इसलिए उसको नाम दिया गया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना या ब्रिटिश शासन की जो जड़ें बनाई या नींव रखी वो किसने रखी, लॉर्ड क्लाइव ने। कई बार पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने रखी, तो लॉर्ड क्लाइव का नाम उसमें आता है। उसने अपनी बुद्धि और अपने चातुर्य के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रखी। दूसरे काल में उसने 1765 से 67 में एक चतुर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बंगाल में क्या किया, दोहरे शासन की शुरुआत की, जो कि ब्रिटिश कंपनी के हितों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। यही वो काल था जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी तरह से राजस्व या दीवानी जो थी वो किसके हाथ में आ चुकी थी, अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। उसके बाद क्लाइव ने अच्छे गुणों के साथ साथ कुछ कमियां भी थी जिनको हम दोष कह सकते हैं। जैसे भारत में बंगाल को राज्य के रूप में उसने क्या कर लिया, यहाँ पर लूटने के कारण वो डाकू राज्य का दर्जा दिला दिया, क्योंकि यहाँ पर लूटपाट उसने इतनी मचाई कि ये बंगाल अपने आप में क्या बन गया, एक डाकू राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। और क्लाइव ने यहाँ षड्यंत्र भी रचे जिन्हें कुटिलकारी षड्यंत्र के रूप में उसे जाना जाता है। अंत में इंग्लैंड की संसद में जहाँ कुछ इसकी प्रशंसा की गई वहीं कुछ इसकी कुछ कमियां भी बताई गई और वही कमियां इसके पतन का कारण बनी। कहा जाता है कि उसको उसकी उपलब्धियों पर तो अच्छा लगा, किंतु जब उसकी कमियां बताई गई तब उसे गहरा आघात पहुंचा और बाद में उसने क्या कर लिया, अपने आप को मार लिया, अर्थात अपने आप की आत्महत्या कर ली, क्योंकि उससे ये निंदा जो है वो सहन नहीं हुई, उसे गहरा धक्का लगा और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और 1776 में, कब, 1776 में, याद रहे आप टाइम, 1776 में उसने एक उस्तरे से, जो नाई के पास होता है उसी प्रकार के उस्तरे से अपने आप को क्या कर लिया, गला काट लिया या अपने आप को आत्महत्या के रूप में समाप्त कर लिया। तो ये था उसका अंतिम परिणाम कि उसने अपने आप की हत्या कर ली। इतिहासकारों ने उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए ये भी कहा है कि उसे महान कार्यों के लिए नींव डाली थी और उसे गहरे पानी में प्रवेश तो कर लिया किंतु उसे तय का पता न था, अर्थात उसने वो कार्य किया कि उसे ये भी नहीं पता था कि ये कार्य कहाँ तक जाएगा, क्योंकि कंपनी की स्थापना हो चुकी थी लेकिन कंपनी की जड़ें जो मजबूत की वो क्लाइव ने की और वो जड़ें लंबे समय तक चली और कब जाकर हिली, 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो क्लाइव का ही वो कार्य था जहाँ से ये कार्य शुरू किया गया था। यानी 1757 से 1947 तक का कार्य अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि उसने एक ऐसे महान कार्य की नींव डाली जिससे उसने गहरे पानी में प्रवेश तो किया लेकिन उसका तल का उसे भी पता न था कि वो पैंदा कितना आगे तक जाएगा। अतः उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक बहुत बड़े पुल का निर्माण किया, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव जो था वो पहला गवर्नर था, उसके बाद 12-13 गवर्नर आएंगे, उन्होंने आगे बढ़े ही बढ़ाया कंपनी के शासन को, लेकिन शुरुआत इसने की इसलिए इसने एक पुल के रूप में कार्य किया जिस पर लंगड़े भी चल सकते थे और अंधे भी अपना मार्ग खोज सकते हैं। ये अंग्रेज अधिकारियों ने किसके बारे में कहा है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में, कि उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसे पुल का निर्माण किया है। कैसे पुल का निर्माण किया है, जिसमें अंधे भी चल सकते हैं और लंगड़े भी चल सकते हैं। ये किसके बारे में कहा गया है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में। परंतु वास्तविक रूप से अगर देखें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो विशेष रूप से लॉर्ड क्लाइव ही माना जाता है। तो भारत में संस्थापक के रूप में अगर ब्रिटिश साम्राज्य को माने तो लॉर्ड क्लाइव को उल्लेखनीय माना जाएगा। तो आज हमने इसमें लॉर्ड क्लाइव को भी पढ़ लिया, प्लासी के युद्ध को सर्वप्रथम पढ़ा, उसके बाद 7 वर्ष बाद बक्सर के युद्ध को पढ़ा जो 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। 1765 को संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि, जिसकी 3 शर्तें थी। उसके बाद बंगाल में दोहरा शासन जो कि उसके सुधार के रूप में माना गया है क्लाइव के, और उसी के बाद क्लाइव का मूल्यांकन पढ़ा हमने जिसमें क्लाइव के पूरे जीवन परिचय को देखा। तो इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, आपको इसको PDF नोट्स के माध्यम से और ढंग से समझ लेना है। धन्यवाद।